SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, बैरिया में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई गोलीबारी, एक को लगी गोली, भूमि माफियाओं के चैलेंज से पुलिस हुई परेशान। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बीजेपी का तेज हुआ हमला, पुतला दहन कर की इस्तीफा की मांग। और पंचतत्व में विलीन हुए नंदू बाबू पुत्र पंकज ने दी मुखाग्नि, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में जमीन के टुकड़े को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए 20 राउंड से ऊपर फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दिया। लोगों ने अपनी अपनी दुकानों का शटर गिराकर मौके से भागना ही सही समझा। वारदात में एक युवक को गोली लगी है। अहियापुर थाना क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। गुरुवार को बैरिया में अपराधियों ने दिन दहाड़े 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। पुरानी मोतिहारी रोड SBI बैंक के ठीक सामने स्थित एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका थर्रा गया। आसपास के दुकानदार शटर गिराकर दुकान में ही छिप गए। घटना में एक पक्ष के मोहम्मद आमिर नाम युवक को पैर में गोली लगी है। उसे बैरिया के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के आधे घंटे के बाद अहियापुर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से 1 दर्जन से ज्यादा खोखा बरामद किया है। जिस जमीन के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं, उस जमीन पर एक पक्ष के सुबोध वस्त्रालय के राम कुमार गुप्ता की दावेदारी है, तो वहीं दूसरे पक्ष के संजय शाह और लक्ष्मण शाह दावेदार है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के संजय शाह और लक्ष्मण शाह ने रात में ही जमीन पर बाउंड्री कर ली। इस बात की जानकारी राम कुमार गुप्ता को लग गई। फिर क्या, दोनों पक्ष भिड़ गए और खूब गोली चली।
डीएसपी टाउन राघव दयाल ने मौके पर पहुंच घटना स्थल की जांच की। उन्होंने कहा कि इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा भूमाफिया का नाम सामने आया है। इसके साथ ही एक बड़े अपराधी का भी नाम सामने आया है जो कि पूर्व में कई मामलों में नामजद है। डीएसपी ने कहा कि सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम बनाई गई है। कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चला क्या हुआ था उसमें? 8-10 राउंड चला होगा। अच्छा, तब भागा लोग? जी, आप भी थे? हम भी भागे थे जी। दोनों तरफ से फायरिंग चला? जी, क्या बताइए? दोनों तरफ से फायरिंग हुआ है। कितना राउंड हुआ वो लगभग? 8-10 फायरिंग हुआ होगा। 8-10 फायरिंग हुआ। कितना देर बाद पुलिस आई? करीब आधा घंटा बाद पुलिस आई है। अच्छा, गोली चला के सब किधर भागा? तो दोनों साइड भागा सर। दोनों भागा। जी। दोनों कौन है? ब्रोकर है? दोनों ब्रोकरे है। और जमीन किसका है? संजय शाह का है। संजय का है। हाँ, लक्ष्मण शाह का नाम, पिता उनका लक्ष्मण शाह है। कितने दिन से विवाद चल रहा है? ये विवाद तो सर काफ़ी दिन से चल रहा है। काफी दिन से विवाद। करीब 6 महीना हो गया। कब्जा कौन किया है? पहले कब्जा दूसरे आदमी का था, आज जो है सो नया ब्रोकर लिखाया उसका हुआ है। देवाल वाल का वही किया था जो? जी, लगभग 20 राउंड के आसपास। यहीं पर दुकान है आपका? जी तो सब भागना शुरू किया? हाँ, अफरा तफरी मच गया। और लोग किधर भागा गोली चला के? अब ये हम भी सर भाग गए, हम भी देखे अफरा तफरी में, हम भी भाग गए। शटर उटर भी गिरने लगा? दुकान? हाँ, पूरा शटर गिरना बंद हो गया। दुकान सभी बंद हो गए? सब दुकान, सब लगभग दुकान का शटर डाउन हो गया। डर गए आप लोग? भयभीत हो गए? बहुत ज्यादा ये सब चीज अपने जिंदगी में कभी देखे नहीं थे। फर्स्ट बार देखे? हाँ, फर्स्ट बार देखे। विवाद पता चला जमीन उमीन का? हाँ, शायद जमीन का विवाद है। बैरिया गोलंबर पर जमीन का एक विवाद पहले से चालू था, पहले से चल रहा था जमीन का विवाद। करीब 3-4 दिनों से मामला आया था। एक जमीन पर कुछ लोग निर्माण कार्य कर रहे थे बाउंड्री का, तो दूसरे पक्ष द्वारा उसमें ऑब्जेक्शन किया गया था। उस दिन थाना प्रभारी द्वारा, उसका थानाध्यक्ष पूर्व द्वारा उसको रोक लगा दिया गया था और उस पर 107-144 का प्रक्रिया करके और सीओ साहब का जनता दरबार में दोनों पक्ष को आने के लिए बोला गया था। सीओ के यहाँ भी आवेदन, सीओ शायद कांटी के यहाँ आवेदन भी इसका दिया जा चुका था और इसी शनिवार को दोनों पक्ष को बुला करके बैठक होने वाला था। इसी बीच रात्रि में पुनः इसको कुहा का लाभ लेकर के थोड़ा सा दीवार उधर आगे तरफ का दीवार जोड़ा गया था, जिसको लेकर सुबह में पुलिस के पास कंप्लेन आई थी। पुलिस आकर के देख कर गया था, दोनों पक्ष को थाना पर बुलाया था और करीब आज 12 बजे इन लोग आपस में गोलीबारी की घटना किया। तो कौन कौन है दोनों पक्ष? एक तो बगल के कोई क्रेता हैं, जमीन का गुप्ता जी हैं, और एक घर इस जमीन के बगल वाले घर वाले ही हैं। दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। कितना राउंड फायरिंग हुई है सर? फायरिंग तो अभी क्लियर बता रहे हैं ऐसे? हाँ, ठीक ही सुने हैं। खोखा का मिला है? कवर मिला है, खोखा मिला है यहाँ से। जी, मिला है, बरामद है। हाँ, एक व्यक्ति को जख्म लगा है, जान के अभी गिरफ्तारी की सूचना। क्या कार्रवाई कर? इसमें तो कार्रवाई होना ही है। ये तो ऐसे थोड़ी चलेगा, कार्रवाई होगी। लोग 15 से 20 राउंड गोली की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अचानक घटना किया, गोलीबारी की घटना की है लोग। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सही तौर पर जातीय जनगणना करानी है तो बिहार के मुख्यमंत्री पहले इसके लिए सही व्यवस्था बनाए। जब इस कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ की व्यय संरचना तैयार की गई तो बेहतर होता कि जातीय जनगणना किसी स्वतंत्र और सक्षम एजेंसी के माध्यम से कराई जाती, क्योंकि उनका मानना है कि सीमांचल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, भूटानी और पाकिस्तानी लोग अवैध तरीके से भारतीय सीमा में फर्जी वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में पहले उनकी पहचान किए बगैर जातीय जनगणना बेमानी होगी। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि एक कोशिश महज आगामी 2024 और 2025 के चुनाव के लिए वोटर बनाने के लिए की जा रही है। एक व्यवस्था बनानी चाहिए, जो व्यवस्था है कि सीमांचल इलाकों में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या, भूटानी, पाकिस्तानी ऐसे लोग आके बस गए हैं, जो एक कौम को बढ़ावा दे रहे हैं, एक विशेष पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। मेरा स्पष्ट मांग आपके द्वारा चैनल के माध्यम से है कि वैसे लोगों को पहले चिन्हित करें, तब जातीय जनगणना और घर की गणना करें, क्योंकि घर बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ जाएगा। वोट बैंक के लिए वोटर लिस्ट में और फर्जी आधार कार्ड बना करके लोग घुस रहे हैं। वैसे लोगों को पहले स्पष्ट बाहर करना चाहिए, कॉलम में दर्शाना चाहिए। बिहार के अंदर यह 13 करोड़ की आबादी में कितने करोड़ बाहरी लोग आ गए हैं,
ये चिन्हित करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसके साथ साथ आर्थिक जनगणना की बात, आपने आर्थिक समस्या की बात भी बताया था, तो मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो आपने 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले जो आंकड़ा उठाया था, उसी को आर्थिक स्थिति को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आज के दिन में बहुत सारे लोगों के घर में नौकरियां प्राप्त हुई हैं, पेंशन लोग ले रहे हैं, जमीन लोगों ने खरीदा है, गाड़ियां खरीदी हैं, 4 चक्का गाड़ी खरीदा है, तो वैसे व्यापार लोगों ने शुरू किया है। वैसे लोगों को चिन्हित करके ये राशन कार्ड में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है आपके बिहार के अंदर, इससे बहुत बड़ा काम होगा। और आपने जो 500 करोड़ का बजट बनाया है, वो 500 करोड़ का बजट जो बनाया है आपने, उसके आधार पे आपको बाहर से सर्वे कराना चाहिए, न कि अनट्रेंड लोगों को सर्वे कराना को देना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ सर्वे में जस्ट आपके आने से पहले 10 मिनट पहले एक मैडम आई थी और वो सादे कागज पर पेंसिल से वो लिख के ले जा रही है। वो लिख के क्या करेगी? मैंने जब शो कॉज किया, जब मैंने डाटा फटकारा, उन्होंने बैग से निकाला फॉर्मेट, और इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरा कहना और मानना है ये फर्जीवाड़ा का आंकड़ा आप तैयार कर रहे हैं, सिर्फ 24 और 25 के चुनाव के लिए आप इसको उपयोग कर रहे हैं। ये बिहार का जनता का भला नहीं होने वाला है। मेरा मांग है आपसे कि आप जाति उन्माद न फैलाएं, आप जाति जनगणना अच्छे तरीके से करावे, उपजाति का करावे, जाति का करावे, जो भी करना हो, क्योंकि आप पहले से जाति को बांटते आए हैं, कोटा के अंदर कोटा देते आए हैं, तो आप तो महान पुरुष हैं। तो आप अगर कराना ही है तो अच्छे तरीके से कराइए, अन्यथा इसको बंद करिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। खासकर बीजेपी के निशाने पर वे आ गए हैं। साधु संत और पुजारियों ने भी मंत्री चंद्रशेखर पर हमला बोला है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मर्द है तो इस्लाम पर कुछ बोल कर दिखाए। शिक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया था। उन्होंने इसे समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाला ग्रंथ कहा है। उनके बयान पर मुजफ्फरपुर गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने घोर निंदा करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मंत्री के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को सलाह दी है कि उन्हें रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत है। देखिए, अभी जो बयान आया है हमारे शिक्षा मंत्री जी का, ये अति अशोभनीय ग्रंथ है। रामचरितमानस सबको जोड़ता है, सबको लेके चलता है। आज तक जो हजारों साल से, लाखों साल से हमारे राम आदरणीय रहे, उनके बारे में ये सब शब्द बोलना कचित, माने समाज को बांटना हुआ है। तो अंग्रेजी वाले रूल हो गए, डिवाइड एंड रूल, फुल डालो और राज करो। अगर ऐसा करना है तो बहुत अच्छा बात आप करें, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं घोर भत्सना करता हूँ उनकी इस बात को। एक तरफ आप कहते हैं जो फलना पार्टी ऐसे करती है, फलना पार्टी ऐसे करती है, और आप क्या कर रहे हैं? आप तो भी तो ही काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी घोर भत्सना करता हूँ। रामचरितमानस मेरा आदर्श ग्रंथ है, रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। मेरा ही नहीं, हमारे पूरे विश्व समुदाय का आदर्श रामचरितमानस, गीता, रामायण है और रहेगा। रामायण रामायण, गीता, महाभारत, ये सब ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसको छू करके लोग शपथ लेता है। ऐसे पवित्र ग्रंथ पर संसदीय पद पर रहकर अमर्यादित बयान देना, ये राजनीतिक लाभ के लिए प्रतीत होता है। और इसमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनसे मर्यादा का अनुकरण करना चाहिए जनता को। और यदि सारी जनता राम के मर्यादा का अनुकरण करे तो राम राज हो जाएगा, पूरे भारत में राम राज हो जाएगा। देखिए, ये जो चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री जो बयान दिए हैं, तो नाम सिर्फ चंद्रशेखर हो जाने से कोई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं हो जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही पिन किया हुआ है कि कुछ ऐसा बयान देते रहो जो कि बिहार में क्या पूरे भारत में दंगा होते रहे और इनका जदयू का नाम होते रहे। तो ये जो सोच रहे हैं पलटू चाचा हमारे, एक नशेरी गांजा पी के चिलम दिया, सदन दिया लहराई वाली जो बात, तो ये सब कहानी ख़त्म करे और इज्जतदार के तरह दोनों आदमी इस्तीफा दे देवे।
इसी में इनका भलाई है, ना तो पूरे भारतवर्ष में इनका विरोध होगा। और शिक्षा मंत्री के नाम पर कलंकी है, कैसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया इनको, ये बहुत निंदनीय घटना है। मैं इसका बहुत घोर निंदनीय कर रहा हूँ। और आगे अगर इस्तीफा नहीं दिए और पूरे भारतवासी से माफ़ी नहीं मांगे तो फिर इसका पुरजोर विरोध होगा, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में विरोध। शिक्षा मंत्री महोदय जो हैं, जो बयान दिए हैं वो सरासर गलत है। इस पर जितने भी सनातनी धर्म का लोग है, चाहे वो अखाड़े के साधु हों, चाहे किसी मठ के मंदिर का पंडित महंत हो, या जितने भी हिंदू समाज के लोग हो, सबके आस्था पर ठेस पहुंचाया है उन्होंने, ठीक है। और अपनी गलती का माफ़ी मांग के अपने पद से इस्तीफा दे दें, इसीलिए उनके लिए ये भलाई होगा। नहीं तो ये आग जो है जिस तरीक़ा से लहक रहा है पूरे भारतवर्ष में लहक जाएगा, और इस पर बिहार सरकार नीतीश कुमार के ऊपर भी बहुत बड़ा आँच आने वाला है, यह संकेत है। बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से मुजफ्फरपुर के दादर स्थित डे केयर सेंटर में गुरुवार से 3 दिवसीय दिव्यांग पुनर्वास शिविर शुरू किया गया। मंदिर के प्रशासक विनय पाठक, न्याय समिति के सचिव NK सिन्हा, कोषाध्यक्ष पुरेंद्र प्रसाद, शिविर संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, अनिल धवन, डॉक्टर इंदु सिन्हा, सुरेश चाचान, गोपाल फलक और जयपुर फूड के हरपाल सिंह राठौर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। न्याय समिति कोषाध्यक्ष पुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि दिव्यांगों के कल्याण के लिए समिति पिछले 5 वर्षों से शिविर लगा रही है। पहले दिन करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि शिविर से लाभ लेने की प्रक्रिया अत्यंत सहज है। दिव्यांगों को अपने साथ पहचान पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और एक फोटो लेकर आना है। दूर से आने वाले लोगों के लिए समिति की ओर से निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। मौके पर न्याय समिति सदस्य AP शुक्ला, तकनीकी सलाहकार पवन नेहरा, मनोज झा, प्रमोद आजाद सहित कई लोग मौजूद रहे। गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति और जयपुर फुटवेयर के तत्वावधान में विकलांग का शिविर, दिव्यांग का शिविर लगा हुआ है, जिसमें कृत्रिम अंग और बैसाखी देने का प्रावधान है। अभी तक 2 दर्जन से अधिक लोगों ने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया है, जिनका कृत्रिम अंग बनाया जा रहा है, और यह कृत्रिम अंग का वितरण 14 तारीख को किया जाएगा। 2 दिनों तक ये रजिस्ट्रेशन 3 दिनों तक यह कार्य चलेगा, 12, 13, 14 जनवरी। परिचय नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुरेंद्र प्रसाद, मैं गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। शिव का धाम बैद्यनाथ धाम झारखंड में चला गया तो बिहार का प्रमुख धाम गरीबनाथ है। तो गरीबनाथ को जो प्राप्तियाँ होती हैं कर्मकांड से या लोग दान में देते हैं, उन पैसों का जनहितार्थ में कल्याण के लिए यह जो गरीबनाथ मंदिर का डे केयर सेंटर है, यह सेवार्थ स्थल है। यहाँ सेवा के रूप में हम निःशुल्क चिकित्सालय रखे हुए हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, साथ साथ यह निःशुल्क हम कृत्रिम अंग दिया करते हैं। 2 साल कोरोना में बंद था, लेकिन फिर शुरू हुआ है, और इस तरह से हम चाहेंगे कि इन लोगों का अंग किस हद तक काम कर रहा है, इसका हम रिव्यू भी। पूर्व वार्ड पार्षद नंदू बाबू के निधन पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट की सभी दुकानें बंद रही। आपको बता दें कि नंदू बाबू पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली में इलाज चल रहा था। इस कारण से उन्होंने मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद का प्रत्याशी होने के बावजूद चुनाव नहीं लड़ पाए। बुधवार की देर रात परिजन उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से लेकर पंकज मार्केट स्थित उनके आवास पर पहुंचे। गुरुवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए पंकज मार्केट में रखा गया, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को परिजन दाह संस्कार के लिए पहलेजा ले गए, जहां उनके पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी, जहां नंदू बाबू पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले उनकी पूरी विधि विधान के साथ पंकज मार्केट से अंतिम यात्रा निकाली गई, जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नंदू बाबू नंद कुमार शाह जो राय बहादुर की शाह के पन्नाटी भी थे और हमारे शहर के सबसे सम्रांत और समाज से भी 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति थे। आज परसों उनका देहावसान हो गया है। आज उन्हीं की अंतिम यात्रा में हम लोग चल रहे हैं
और शहर से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके ऊपर पूरा एकदम मेला लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं। आज इनकी पहलेजा में अंतिम यात्रा का पड़ाव रुकेगा और वहीं पर कार्यक्रम वगैरह होगा। उसके बाद आगे का कार्यक्रम यहाँ के खर्च वगैरह से होगा। और हम लोग से बहुत अनुभवित थे, इनका बहुत अच्छे व्यवसाय, इनका राय बहादुर के साथ कलमपिता फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और बहुत अच्छे समाज सेवी राजनीतिक व्यक्ति थे। हर आदमी के सुख दुख में खड़े रहने वाले व्यक्ति थे। मुजफ्फरपुर का एक गौरवशाली हमारा परिवार नंदकिशोर साहू जी के चले जाने से पूरा समाज आज रो रहा है। ऐसे व्यक्ति, मुजफ्फरपुर के एक महान व्यक्ति का निधन हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद है। इसमें जितना भी हम लोग, यह शहर का गौरवशाली व्यक्ति थे जो हम लोग को छोड़कर चले गए। रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान और हिंदुओं से माफी मांगने को लेकर भाजपा गरीबनाथ मंडल के अध्यक्ष प्रणव भूषण मोनी के नेतृत्व में गुरुवार को संतोषी माता मंदिर धर्मशाला चौक पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया। प्रणव भूषण ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने हिंदुओं का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं महामंत्री उदय शंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए। जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि नागपुर से नफरत निकलता है तो पटना से क्या निकलता है। यह सवाल करते हुए पूछा कि सरकार जल्द से जल्द उनसे इस्तीफा ले, नहीं तो भाजपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। दिया गया है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आज उसके विरोध में हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए इस तरह के संस्कारहीन बात करने के लिए। ये हिंदुओं का अपमान है, ये हमारे ग्रंथ का अपमान है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो बेहूदगी वाली बात किए हैं कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ऐसे शिक्षा मंत्री से अच्छा है कि बिहार सरकार तुरंत अविलंब उनसे इस्तीफा ले, या पूरा सरकार ही एक खत्म है जो ग्रंथ को ही एक गलत बताते हैं। बिहार सरकार के मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जो आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी जो हैं, उनका कल जो कन्वोकेशन के द्वारा जो यह बयान आया कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है और नागपुर से नफरत निकलता है, तो यह इसके विरोध में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुजफ्फरपुर के शहर के धर्मशाला चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है और पुतला दहन के माध्यम से यह चेतावनी देने का काम किया है कि आप विलंब इस्तीफा दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं रहेंगे। नागपुर से नफरत फैलता है तो क्या पटना से अमृत बरसता है? आज एक तरफ बिहार में सुशासन, कैसे सुशासन की सरकार, आधी रात में किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जाता है। एक तरफ वो समाधान यात्रा पर निकलते हैं, दूसरी तरफ पत्रकारों को गोली लगाई जाती है। ये समाधान यात्रा नहीं, ये व्यवधान यात्रा है। महागठबंधन सरकार की मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी भी वो अपने रवैया में सुधार लाए और हिंदुओं का अपमान, रामचरितमानस का अपमान नहीं करे। अब विलंब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। कमोबेश दामनी फिल्म की तरह करवटें ले रही सरैया थाना क्षेत्र के गोपी धनवत गांव में नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप और हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जगह गैंग रेप कांड के गवाहों और आवेदक को अपने ही घर में हुई संदिग्ध हत्या के मामले में नामजद बनाने और गिरफ्तारी पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की तिथि 23 जनवरी को कांड के जांचकर्ता संजय स्वरूप और एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन को सदैव उपस्थित होने का आदेश दिया है। गैंग रेप के बाद 72 घंटे के भीतर पीड़ित की मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से सरैया थाना अध्यक्ष और पुलिस महकमे के आला पदाधिकारियों को आरोपित वसीम खान समेत अन्य की गिरफ्तारी की गुहार लगाई गई, लेकिन कांड के अनुसंधानकर्ता संजय स्वरूप ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने से इनकार कर दिया था। तब न्याय के लिए पीड़ित परिवार हाईकोर्ट गए थे, जहां
30 नवंबर को मामले की सुनवाई होनी थी। इसी बीच 29 नवंबर को नाटकीय ढंग से पीड़ित परिवार के घर में दादा दादी की हत्या कर दी गई थी और हैरानी की बात यह है कि आवेदक को हत्यारा बताकर गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही गैंगरेप मामले में गवाहों को हत्याकांड में नामजद आरोपी ठहराया गया। मामला जो है वो गोपी धनवत गांव का है, जो जैतपुर ओपी के अंतर्गत और सरैया थाना के अंतर्गत आता है। 26 अप्रैल 2022 को बच्ची आटा गूंथ करके हाथ धोने के लिए हैंडपंप पे गई थी। वहाँ से ही बच्ची का अपहरण हो जाता है। उसके बाद रात के करीब 11:15 के आसपास बच्ची का कॉल आता है। जिस नंबर से वो कॉल की थी वो उन्हीं लोगों का नंबर था जिन लोगों ने बच्ची का अपहरण किया था, जिसे बच्ची के काफ़ी कराहने की आवाज़ आती है और उसके बाद वो लड़के लोग कुछ करने लगते हैं जिसकी वजह से वो बार बार बोलती है कि दूर रहो, वसीम दूर रह। उसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो है वसीम खान। उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो नंबर पे कभी कॉल लगी ही नहीं, ऑफ हो जाता है। कल होके बच्ची के मदर फादर को पता चला कि गोपी धनवत पोखर में बच्ची का बॉडी है। वो लोग जब तक वहाँ पे पहुँचते तब तक जो लोगों ने अपहरण किया था वो लोग बच्ची को अपने स्कॉर्पियो से हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। बाद में बच्ची के माता पिता भी उस स्कॉर्पियो से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ पे पता चला कि बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया है और बच्ची से जब पूछा गया कि ऐसी हालत किसने की, तो उसमें जो वसीम खान था, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो भी जहर पिया था लेकिन उसने जहर ली नहीं थी, तो वो बच्ची उसके तरफ इशारा करती है और अपनी 5 उंगलियां दिखाती है और बोलती है कि इसके साथ 5 लोग और थे जिन्होंने अपना फेस बैंड किया हुआ था। उसी दिन क्या होता है कि गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें कुछ ऑडियो जो है सो वायरल होते हैं, जिसमें आपस में सारे लड़के एक दूसरे का नाम ले रहे थे और बोल रहे थे कि जहाँ पे जैसे कि मोबाइल का टॉर्च जो जल रहा है उस तरफ आप लोग आओ और बच्ची को साथ में लेकर के आओ। ये इस टाइप की ऑडियो वायरल होती है। उसके बाद बच्ची का डेथ तो 72 घंटे बाद हो चुका था। उसके बाद बच्ची के माता पिता इस केस के जो आईओ हैं संजय स्वरूप, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं। वरीय पदाधिकारी लोगों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन सब लोगों ने बताया कि ऐसा कोई इन लोगों के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि हम गिरफ्तार करें। इसलिए क्या हुआ इस मामले में? फिर इस मामले को हाईकोर्ट में रीट फाइल करी गई, जिसकी हियरिंग 30 नवंबर को होनी थी। उसी बीच में बच्ची के दादा दादी की हत्या जो है सो 29 नवंबर की रात में हो जाती है और एसएसपी साहब हाईकोर्ट में सुपरविजन के साथ पहुंचे हुए थे और वो वहाँ पे बताते हैं कि इसमें जो पटिशनर है, रीट के जो पटिशनर है वो मर्डरर है और उन लोगों को जेल भी भेजा गया है। इस केस में बच्ची का जो ये केस है, इस केस में जितने भी गवाह थे उन सारे गवाहों को बच्ची के दादा दादी के मर्डर का उन लोगों पे चार्ज लगा दिया जाता है। सभी को अभियुक्त बना दिया गया है। जिस केस में बच्ची के जो नाना जी हैं राम नरेश ठाकुर, उन्होंने एनएचआरसी को लेटर भेजा था और एनएचआरसी ने उस लेटर को एक्सेप्ट भी किया है, उस पर कंप्लेंट भी किया है। कंप्लेंट एक्सेप्ट करके उन्होंने मुजफ्फरपुर एसएसपी को फॉरवर्ड कर दिया है उसकी हियरिंग के लिए। ये 11 जनवरी को मुजफ्फरपुर एसएसपी को एनएचआरसी ने भेजा है और एसएचआरसी को भी इसका लेटर मिला है 10 जनवरी 2023 को। अगली सुनवाई जो है हाईकोर्ट की वो 23 जनवरी 2023 को है, जिसमें हाईकोर्ट ने इस केस के आईओ संजय स्वरूप और एसडीपीओ कुमार चंदन, डीएसपी वेस्ट, उनको हाईकोर्ट में बुलाया गया है। कहते हैं प्रतिभा किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के 12 वर्षीय काव्य कश्यप ने। मूल रूप से वैशाली जिला के भगवानपुर निवासी सुशांत चुनचुन प्रकाश एमबीए कर परिवार के साथ मुजफ्फरपुर में ही रहकर अपना व्यवसाय करने लगे। वे बताते हैं कि बचपन से ही काव्य खेलने के प्रति शौक रखता है। अपने घर के कैंपस में बैडमिंटन का रैकेट पकड़ने वाले काव्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेल के प्रति दीवानगी को देखकर स्कूल के शिक्षक समरेश कुमार ने भी भरपूर योगदान दिया।
वेस्ट बंगाल बैडमिंटन एसोसिएशन कलकत्ता के तत्वाधान में यूनिक सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 के युगल मुकाबले में अंडर 13 में मुजफ्फरपुर से बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए काव्य कश्यप ने रजत पदक जीतकर मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी काव्य कश्यप ने कहा कि फाइनल नहीं जीतने का अफसोस है। यहां तक पहुंचने में कोच समरेश सर और पिता का बहुत बड़ा योगदान है। सपना है कि ओलंपिक में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करे। काव्य कश्यप के मेहनत और उसके खेल के प्रति दीवानगी को देखकर उसके कोच समरेश कुमार बहुत निश्चिंत हैं। उन्होंने बच्चे को स्पॉन्सर्ड करते हुए छात्र के पढ़ाई लिखाई के साथ उसे भविष्य के लिए बढ़िया खिलाड़ी बनाने का बीड़ा उठाया है। खेलने गए थे कोलकाता में ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग अंडर 13 में। वहाँ अच्छे से खेले तो फाइनल्स तक गए हैं। फाइनल्स तक में जाके रनर अप हुए हैं। अब वहाँ से आगे अब ओलंपिक में मेडल जीतना है। कितनी खुशी हो रही है 13 साल की उम्र में? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। घर के लोग पहले खेलने के लिए मना भी करते थे? नहीं, कभी किसी ने मना तो नहीं किया। अब क्या बोल रहे हैं लोग? अब तो और अच्छा ही बोल रहे हैं, जीत रहे हैं। जब से खेले हैं तब से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं आगे बढ़ो। और बिहार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विगत 32 सालों में है ना, नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है बिहार को। किसी को नहीं 32 सालों में इधर जो है नेशनल लेवल पर कोई मेडल नहीं मिला है। अभी काफी पुराने कोच हैं, कितनी खुशी हो रही है आपका? हमको तो अपार खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हो गया। अभी तो इसका एज मात्र 11 है। आगे इसको लंबा सफ़र तय करना है, फिर नेक्स्ट। अच्छा, अंडर 13 का ये मुकाबला? हाँ, अंडर 13 का मुकाबला था। जो इसके साथ रनर जो थे जी, काफ़ी लास्ट में काफ़ी ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ा है। और किस तरह से आप इसको प्रेरणा देते हैं, किस तरह से तैयारी कराते हैं? तैयारी तो रोज़ का अलग अलग शेड्यूल होता है, शेड्यूल के हिसाब से चलता है। मोटिवेट करते रहते हैं समय समय पर, पकड़ के लेके जाना। मेरे कोचिंग कराने का तरीका थोड़ा अलग है। हम खुद पकड़ के भी लेके जाते हैं, वहाँ जाके मोटिवेट करते हैं। डिफरेंट किस जगह इसका कमी है उस पर गौर करते हैं, उस चीज़ का प्रैक्टिस कराते हैं, उसे स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद अब आगे क्या होगा? आगे जो है इसका मेन जो भी अचीवमेंट है वो मेंस में जाके ही होगा। तो मेंस के लिए तो अभी इसके पास बहुत समय है। उस बीच में 15 है, 17 है, 19 है, उस बीच में जहाँ अच्छा करे। ऐसे माना जाता है कि बिहार के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है, तो अब बिहार सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर सुविधा मिले तो बिहार से खूब अच्छा लड़का निकलेगा। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बिहार में। खुशी तो बहुत हो रही है। शुरू में ये मोबाइल बहुत देखता था, टीवी, इसके कारण सोचे जो आउटडोर गेम में जाए तो बैडमिंटन में डाल दी। फिर पहला बार ही डिस्ट्रिक्ट हुआ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें ये रनर हुआ। सबको लगा कि खेल में इसको है रुचि, बहुत ज़्यादा अथी कर रहा है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। फिर स्टेट जीता, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारे चैम्पियन हुआ, स्टेट चैम्पियन हुआ। फिर अभी तो बिहार में के लिए बहुत गर्व की बात है, तो हम लोग के लिए भी है अपने। तो बधाई भी आ रहा होगा आसपास से पूरा? हाँ, बधाई तो आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के जयंती पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम कॉलेज में एनएसएस की ओर से युवा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। युवा सप्ताह के पहले दिन संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताया। प्राचार्य ने कहा कि युवा वह नहीं जो केवल जिम जाए, युवा वह होता है जो दूसरों के काम आए। स्वामी जी के अखंड भारत के स्वप्न, भारत सभ्यता संस्कृति के वाहक के रूप में अगर कोई पूरा कर सकता है तो वह युवा ही है। इस दौरान मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कमांडर अमित सिंह छात्राओं से स्वामी जी के विचारों को साझा किया। युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में हम युवा दिवस मनाते हैं और हर कॉलेज में भी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एक पूरा युवा सप्ताह एनएसएस के द्वारा मनाया जाता है।
आज उसी का शुभारंभ हमारे महाविद्यालय में भी राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट के द्वारा किया गया है। और इस अवसर पर सबों ने स्वामी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन पुष्प के रूप में अर्पित किए और साथ ही आज उनकी जीवनी पर छात्राओं ने अपने विचार रखे कि उन्होंने युवाओं के लिए क्या संदेश दिया और कैसे उनके संदेशों को समझकर हम देश के विकास में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। और अभी आगे भी एक सप्ताह तक कुछ न कुछ कार्यक्रम, कभी कोई पेंटिंग प्रतियोगिता, कभी भाषण प्रतियोगिता, कभी क्विज प्रोग्राम, इस तरीके से ये पूरा युवा सप्ताह मनाया जाएगा। और छात्राओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की सीख हमारी समन्वयक जो हैं कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रेणु बालाजी ने उन्होंने दिया है और छात्राएं बहुत ही उत्साह से यह अवसर मना रही हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।